नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं एक ख़ास अभिनेत्री की बात करूंगा। जी हाँ, इनकी फिल्म जब 1939 में आई थी, पुकार, उसके पोस्टर पर लिखा था परी चेहरा नसीम बानो। जी हाँ, परी चेहरा नसीम बानो सायरा बानो की माँ, दिलीप कुमार की मदर इन लॉ, सास। नसीम बानो अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री रहीं। काफ़ी समय तक काम किया उन्होंने और सायरा बानो के फिल्मों में आने के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। वो नहीं चाहती थी कि अपनी बेटी की और बेटी की उम्र के दूसरी अभिनेत्रियों के साथ उनका कंपटीशन हो। लेकिन पुकार जिसने भी देखी, पुकार में उन्होंने नूर जहाँ की भूमिका निभाई थी और उसमें जो लिबास पहना था वह बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और उस फिल्म के बारे में हालांकि मंटो ने अपने गंजे फरिश्ते में, जहाँ नसीम बानो की चर्चा की, वहाँ लिखा है कि फिल्म तो उतनी अच्छी अदाकारी की वजह से नहीं थी क्योंकि उसमें नसीम बानो का काम कमज़ोर था, ऐसा वो लिखते हैं। फिर भी उनका खूबसूरत चेहरा और जो लिबास जो उन्होंने पहना था उस फिल्म के अंदर, उसकी वजह से यह कमजोरी छिप गई थी। और उनके लिबास के बारे में मंटो ने बाद में भी कहा है कि वह कपड़े पहनती थी, इस्तेमाल नहीं करती थी, और रंगों का चयन उनका बहुत अच्छा था। इसी वजह से बाद में जब सायरा बानो फिल्मों में आई तो उन्होंने कुछ समय तक सायरा बानो के कपड़े भी डिज़ाइन किए। उन्हें उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कह लें, उन्हें उनका ड्रेस डिज़ाइनर कह लें, ऐसा भी काम उन्होंने किया। लेकिन परी चेहरा नसीम बानो के फिल्मों में आने का किस्सा भी बहुत मज़ेदार है। और उसके अलावा उन्होंने जो फिल्म की पारी खेली, अपनी पहली और दूसरी पारी, जी हाँ, 2 पारियों में उनकी फिल्में आई हैं और दोनों पारियां उनकी शानदार रहीं, काफ़ी चर्चित रहीं। खूबसूरत तो वो थी ही और खूबसूरत आँखें थीं उनकी, जिसके बारे में मंटो बार बार लिखते थे कि वो पुरकशिश आँखें थीं। और औरतों की आँखें पुरकशिश हो तो वो खुद पुरकशिश हो जाती हैं, उनकी तरफ बरबस आँख खींचती है, और यही हुआ था। असल में किस्सा यूँ है कि रोशन आरा बेगम, जो उनका नाम था बचपन का, रोशन आरा बेगम को फिल्मों में आने का मन था। सुलोचना को देखकर, रूबी मेयर्स को देखकर वो बहुत प्रभावित हुई थी और वो फिल्मों में आना चाहती थी। लेकिन उनकी मम्मी नहीं चाहती थी। मम्मी चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, लेकिन इनके मन में बहुत इच्छा थी। तो एक बार छुट्टियों में ये लोग बॉम्बे आए थे। बम्बई आए तो बम्बई में रोशन आरा बेगम ने अपनी माँ से बार बार मिन्नत की कि किसी भी तरह एक शूटिंग दिखा दो मुझे। तो हुआ ठीक है, और उन्होंने इंतज़ाम किया। शूटिंग देखने गए ये लोग। सिल्वर किंग फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मोतीलाल और सबिता देवी थे। तो उस फिल्म की शूटिंग के दरमियान वो एक टक उनको अदाकारी करते हुए देख रही थी, उनकी अदाओं पर रीझ रही थी। तभी उन पर, जी हाँ, संयोग ही कहें इसे, सोहराब मोदी जो मिलने आए थे चिमनलाल लुहार से, जो उस फिल्म के निर्देशक थे, उनकी नज़र पड़ी रोशन आरा पर और उनके चेहरे ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। वो गए, मिले, और मिलने के साथ उन्होंने अपनी फिल्म जो हैमलेट के ऊपर वो बना रहे थे उसमें ऑफ़र कर दिया एक रोल, ओफिलिया का। और रोशन आरा तैयार हो गई, लेकिन घर पहुंचने पर मम्मी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें काम नहीं करना है फिल्मों में। अब बेटी की ज़िद और माँ की अपनी ज़िद, अपना फैसला। खैर, बेटी ने भूख हड़ताल कर दी। शायद ये उस समय के स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी का असर रहा होगा। उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल करने के बाद उनकी माँ को मानना पड़ा और माँ राज़ी हो गई और फिर उन्होंने परमिशन दे दी कि चलो कर लो। फिल्म हो गई, फिल्म रिलीज़ भी हो गई। और रिलीज़ होने के बाद जब ये फिर से पहुंची दिल्ली और स्कूल गई
तब तक वह फिल्म रिलीज होकर के वहाँ चर्चित हो चुकी थी और उनके प्रिंसिपल ने वह फिल्म देख ली थी। तो प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें अपने स्कूल में दाखिला नहीं दे सकते, अब हमें मंजूर नहीं हो तुम। सवाल उस समय यही था कि पढ़े लिखे सभ्य परिवारों की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती हैं और तुमने कैसे काम किया, अब तुम स्कूल में नहीं रहोगी। खैर वो लौट आई। लौट के आने के बाद उन्होंने फिर सोहराब मोदी से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद एक करार हुआ दोनों के बीच में, जिसके तहत उन्होंने फिल्में की। मिनरवा मूवी टोन की, जो सोहराब मोदी की कंपनी थी, और जो सिलसिला चालू हुआ उसका एक उत्कर्ष, जी हाँ, पुकार फिल्म थी, उसको शिखर कह सकते हैं उनके अभिनय का और सोहराब मोदी के साथ काम करने का। उस फिल्म की इतनी चर्चा हुई और फिल्म इतनी ज़बरदस्त हिट रही कि उसकी वजह से बाहर के निर्माता निर्देशक उन्हें फिल्मों के ऑफ़र करने लगे। लेकिन वह तो करारनामे से बंधी हुई थी और सोहराब मोदी इस मामले में बहुत ही सख्त थे। उन्होंने बहुत सारे कलाकारों के साथ ऐसा अनुबंध कर रखा था, उन्हें जाने नहीं देते थे। और यही हुआ, कसमसा कर रह गई नसीम बानो, लेकिन मन में एक खटास पैदा हो गई। और जब ऐसी खटास हो जाती है निर्देशक अभिनेता अभिनेत्री के बीच में, तो फिर बात लंबे समय तक चलती नहीं है। क्रिएटिव फैसला यही होता है और अच्छा होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ नसीम बानो के साथ हुआ और नसीम बानो बाहर की फिल्मों में काम करने लगे। इसी बीच उनको एक फ़िल्म मिली, हाँ, लेकिन इस बीच ऐसा कहते हैं कि उन पर लोग, उस समय के फिल्म अभिनेता और नवाब, उन पर इतने आशिक थे कि एक हैदराबाद के साहबजादे थे मुअज्जम जाह, तो वो साहबजादे इन पर फिदा थे और लाखों रुपए खर्च किए थे उन्होंने। और उनकी इस जो आशिकी थी और उनका जो खर्च था, उससे कहीं ना कहीं उनकी माँ प्रभावित हुई और वो उनके झांसा कह लें या कि कोई और प्रेम कह लें, जो भी हो, इसकी वजह से वो हैदराबाद चली गई। लेकिन हैदराबाद जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यह तो कैद खाना है मेरी बेटी के लिए है, और किसी दिन अगर साहबजादे की तबीयत बिगड़ गई और किसी दूसरी लड़की पर दिल आ गया, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से ये लोग उसके चंगुल से निकले नवाब के और फिर से बम्बई आए। बम्बई आए और बम्बई में आके फिर से फिल्मों में काम करने का सिलसिला चालू हुआ। उन्होंने तभी एक उजाला फिल्म साइन की थी। उजाला फिल्म के निर्माता एहसानुल हक थे। एहसानुल हक थोड़े शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे, मंटो ने इसका जिक्र किया है, और बहुत मुश्किल से अपनी बातें कह पाते थे। लेकिन दोनों के बीच जो सेट पर गुफ्तगू और जो बाकी मेल मुलाकातें हुई, वो मोहब्बत में तब्दील हो गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। एहसानुल हक की कंपनी का नाम ताज महल पिक्चर्स था। और शादी के बाद लेकिन नसीम बानो ने कहा अब मैं फ़िल्मों में काम नहीं करूँगी, अब हम लोग दिल्ली चलेंगे, और दिल्ली चली गई। दिल्ली उनके बचपन का शहर था, वो बहुत ही अच्छा था, वो वहाँ रह गई, रहने लगी। लेकिन इस बीच मुंबई में क्या हुआ कि बॉम्बे टॉकीज़ में हिमांशु जी जो थे, हिमांशु मुखर्जी, उनके साथ और दूसरे लोगों के झगड़े हो गए और एस मुखर्जी वहाँ से अलग होकर के उन्होंने फिल्मिस्तान कंपनी बना दी। फिल्मिस्तान कंपनी में अशोक कुमार भी आ गए थे, सभी जानते हैं। फिल्मिस्तान ने सोचा कि हमें क्यों न कोई एक ऐसा धमाकेदार सनसनीखेज शुरुआत करनी चाहिए जिससे तहलका मच जाए और उस फिल्म का इंतज़ार सभी कोई करे, और पहली फिल्म तो सुपरहिट होनी ही चाहिए। इस लिहाज से सोचा गया कि क्यों न नसीम बानो को बुलाया जाए। एस मुखर्जी दिल्ली गए। दिल्ली में बैठ के पहले तो उन लोगों ने मना कर दिया, दोनों ने, मियाँ बीवी ने, लेकिन बाद में वे राज़ी हो गए और नसीम बानो फिर से आ गई। यहाँ आने के बाद एस मुखर्जी ने अखबारों में छपवाया कि फिल्मिस्तान की पहली फिल्म की हीरोइन नसीम बानो होंगी और फिल्म होगी चल चल रे नौजवान। फिल्म आई, फिल्म अच्छी चली, फिल्मिस्तान कंपनी भी चल गई, नसीम बानो भी चल गई और उनको फिल्में मिलने लगी। फिर ये फिल्मों का सिलसिला काफ़ी लंबा चला और काफ़ी दिनों तक चला। नसीम बानो, परी चेहरा नसीम बानो,
को फिल्में अपने समय के सारे प्रमुख हीरो अशोक कुमार, चंद्रमोहन और इस तरीके के दूसरे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, काफ़ी चर्चित रहीं। बाद में जब शायरा बानो ने फिल्मों में काम करने के लिए, हाँ बीच में एक और बात होती है, एहसानुल हक जो उनके पति थे, शौहर थे, विभाजन के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया और वे पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जाते जाते वे ताजमहल पिक्चर्स के अंदर जो फिल्में बनी थीं, आधा दर्जन, वो सारी फिल्में अपने साथ लेते गए और कहते हैं कि वहाँ उन्होंने उन फिल्मों को फिर से रिलीज़ किया और उससे खूब पैसे कमाए। लेकिन इसके साथ एक बात जो साथ में घट गई वो ये थी कि नसीम बानो पाकिस्तान में भी मशहूर हो गई, वहाँ के टॉप अदाकाराओं में उनका नाम शामिल हो गया और उनको बाद में नसीम बानो को खूब अच्छी तरह लोग वहाँ पहचानने लगे। लेकिन नसीम बानो भारत में रही अपने बेटे बेटी के साथ और यहीं रहना, उन्होंने काम करना और फिल्मों में काम करना जारी रखा। बाद में उनकी बेटी जब शायरा बानो बड़ी हुई और उनकी भी फिल्मों में काम करने की इच्छा हुई तो पहले तो नसीम बानो ने मना कर दिया, काफ़ी हिलजुल हुई, काफ़ी दोनों में तनातनी रही। लेकिन शायरा बानो ने समझाया कि देखो तुम एक्ट्रेस रही, मेरे अब्बा मेरे वालिद भी फिल्म निर्माता रहे, फिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो फिल्मों में काम करने से। और आखिरकार वो राज़ी हो गई। राज़ी होने के बाद से उन्होंने मंजूरी दे दी और हम सभी जानते हैं कि उनकी बेटी को भी ब्यूटी क्वीन कहा गया, हालांकि ओरिजिनल ब्यूटी क्वीन नसीम बानो को ही कहा जाता है और आज भी सभी को वही नसीम बानो याद हैं और उन्हीं को लोग देखते हैं फिल्मों में और उनको बार बार याद करते हैं। सोहराब मोदी ने बहुत सारे नई कलाकारों को मौका दिया, नई अदाकारों को मौका दिया, नई अभिनेत्रियों को मौका दिया और उनके साथ काफ़ी फिल्में बनाई उन्होंने। और नसीम बानो ने एक अच्छी खासी ज़िंदगी बसर की, काफ़ी मशहूर रहीं और आज इतने सालों के बाद हम उनको याद कर रहे हैं। और 18 जून 2002 को उनका निधन हो गया था। उनकी याद को श्रद्धांजलि, नमन। आज इतना ही। आप सिनेमा हॉल देखते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं दें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।